अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व के हवाले से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुंचती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिफरेंस कर्व को अगर देखें तो इंडिफरेंस कर्व में सबसे पहले हम ऑर्डिनल और कार्डिनल यूटिलिटी को मतलब इनमें क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करते हैं और फिर इंडिफरेंस कर्व की तरफ आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के पीछे जो मेन आइडिया है वो बेसिकली क्या है कि अ कंज्यूमर कीप्स नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टू कमोडिटीज़ इन हिज माइंड विच गिव हिम इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कि कंज्यूमर के माइंड में बेसिकली पेयर ऑफ कमोडिटीज़ चल रही होती हैं, ठीक है, जब वो कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाता है जो उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रही होती हैं, ठीक है। मतलब वो कहता है कि अगर मैंने ये परचेज़ करना है तो मुझे जो सेकंड पेयर है या जो सेकंड चीज़ है वो भी परचेज़ करनी है, ठीक है। तो मतलब कि जो भी कमोडिटी वो परचेज़ करने वाला होता है या अपने माइंड में उसने सोची हुई होती है वो उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रही होती है, ठीक है। उसके लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो क्लॉथ लेना चाहता है तो उसके लिए शूज़ की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होगी, उतनी ही सेटिस्फैक्शन होगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट द यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड क्वालिटेटिवली। अब जाहिर बात है उसने माइंड में सोचा हुआ है, दो चीज़ें उसने लेनी है, दोनों की इक्वल सेटिस्फैक्शन है, दोनों ज़रूरी हैं। मीन्स कि उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको क्वालिटेटिवली हम रैंक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो कहता है कि अगर मैंने क्लॉथ लेने हैं तो मेरे लिए शूज़ भी ज़रूरी हैं, अगर वो कहते हैं मैंने शूज़ लेने हैं तो मेरे लिए क्लॉथ भी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी रैंक हो गई डेफिनेटली। लेकिन अगर हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच डिफर फ्रॉम द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। एक होती है ऑर्डिनल और दूसरी कार्डिनल होती है। जो पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो ऑर्डिनल का था, अब हम कार्डिनल को देख लेते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी का जो अदर नेम है वो क्लासिकल थ्योरी भी हम कह सकते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? इन दैट सेंस द सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम वेरियस कमोडिटीज़ कैन नॉट बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली। अब पहली वाली में हमने बोला है कि जो यूटिलिटी या जो सेटिस्फैक्शन है उसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो कार्डिनल है इसमें हम कह रहे हैं कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एक ग्लास ऑफ वाटर पिया है, ठीक है, क्या आप बता सकते हैं आपको कितनी सेटिस्फैक्शन हुई है? फिर आपने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिया है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, क्या आप बता सकते हैं कि मतलब आपको कितनी सेटिस्फैक्शन हुई है? नंबर्स में या इस तरह करके आप नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो मतलब जिन भी इकोनॉमिस्ट ने दी थी वो कहते हैं कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो कार्डिनल है वो कहते हैं कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, वर्ड यूटिलिटी हो सेटिस्फैक्शन हो बात एक ही है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है कि इत्मीनान, ठीक है, कि आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल का मेन डिफरेंस यही है कि एक कहता है रैंक कर सकते हैं, दूसरा कहता है रैंक नहीं कर सकते, अगर टू द पॉइंट आप याद रखना चाहते हैं तो। उसके बाद ऑर्डिनल थ्योरी को हम अगर डिटेल में देखें तो वो मतलब न्यू क्लासिकल ने दी थी। इसको हम मतलब कह सकते हैं डिफरेंस कर्व थ्योरी भी, ऑप्टिमल चॉइस थ्योरी भी, और ये हिक्सन मतलब थ्योरी, हिक्सन एक पर्सन था, ठीक है, जिन्होंने मतलब ये थ्योरी दी थी। दिस अप्रोच आल्सो एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हु इज़ कन्फ्रंटेड विद द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एंड स्केर्सिटी ऑफ मनी इनकम। कि बेसिकली ये जो थ्योरी है ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को भी शो करती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कंज्यूमर के ऑब्जेक्टिव मल्टीपल होते हैं, उसको ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं लेकिन उसके जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 25,000 है लेकिन आप परचेज़ 50,000 की चीज़ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसको हम क्या कहेंगे? स्कैरसिटी, ठीक है, कि आपकी इनकम कम है लेकिन आपकी वांट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ऑर्डिनल थ्योरी है ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करती है। तो इम्पोर्टेंट जो टूल्स हैं ऑर्डिनल थ्योरी के, इसमें इंडिफरेंस कर्व है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है और फिर बजट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर एक अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का एमसीक्यू समटाइम पूछा जाता है कि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या कहलाती है, तो वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है ये आगे हम डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम इंडिफरेंस कर्व की तरफ आ जाते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज़ अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ which yield equal satisfaction to the consumer so that he is indifferent to the particular combination he consume। अब आपको ये डेफिनेशन देखने में लग रही होगी कि ये पता नहीं क्या कह रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे ना तो फिर बहुत इजी लगेगी। इस डेफिनेशन को अगर हम इस ग्राफ के थ्रू मतलब अंडरस्टैंड करेंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब वो कह क्या रहा है? लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट विच शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़, के दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई है और एक्स है, दो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, एक गुड्स वाई है, ठीक है, दूसरी गुड को हम एक्स कह लेते हैं, दो गुड्स होगी, ठीक है, और ये बेसिकली इक्वल सेटिस्फैक्शन हमें दे रही हैं, ठीक है। अगर हम वाई परचेज़ करते हैं तब भी हमें 50 यूनिट सेटिस्फैक्शन होगी, अगर हम एक्स परचेज़ करते हैं तब भी हमें 50 यूनिट मतलब सेटिस्फैक्शन होगी। तो कोई भी परचेज़ कर लें सेटिस्फैक्शन सेम होने वाली है, ठीक है।
तो ये हमारे पास बेसिकली होती है इंडिफरेंस कर्व कि लोकस ऑफ ऑल सच ऑफ विच शोज टू डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कि दो कम्बिनेशन गुड्स का ऐसा जो हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन दे, इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। सही हो गया। उसके बाद ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होगी डेफिनेशन की। इसके बाद इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल, मतलब अब यहाँ पर देखें उन्होंने एग्जांपल ले लिया है कम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक है, एप्पल 1 है, ऑरेंज 10 है, एप्पल 2 है, ऑरेंज 7 है, एप्पल 3 है, ऑरेंज 5 है, और एप्पल 4 है तो ऑरेंज भी 4 है। अब ये किस तरह उन्होंने किया है, अब बेसिकली वाई वाली साइड पे उन्होंने ऑरेंज ले लिया है, एक्स वाली साइड पे एप्पल ले लिया है। ठीक है, अगर वो वाई की मतलब कि ऑरेंज 10 ख़रीदना चाहता है, ठीक है, अगर वो कहता है कि मैंने 10 ऑरेंज ख़रीदने हैं तो डेफिनेटली उसका बजट इतना होगा कि वो फिर सिर्फ एक यूनिट एप्पल का ले पाएगा। अगर वो कहता है ठीक है मैं ऑरेंज कुछ छोड़ देता हूँ तो फिर मुझे एप्पल कुछ ज़्यादा लेना चाहता हूँ, अगर वो एप्पल 2 लेगा तो ऑरेंज उसे 7 मिलेंगे। अगर वो एप्पल 3 लेता है तो ऑरेंज उसे 5 मिलेंगे। लेकिन अगर वो इक्वल सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है दोनों की तो फिर वो एप्पल 4 लेगा तो ऑरेंज भी उसे 4 मिलेंगे। तो ये एक कर्व होती है। ठीक है, तो ये सिंपल उनने कम्बिनेशन बताया हुआ है कि अगर कंज्यूमर वाई की कुछ कमोडिटीज़ छोड़ देता है तो फिर वो एक्स की कुछ कमोडिटीज़ गेन कर लेता है। ठीक है, इसी तरह अगर वो वाई की ज़्यादा लेना चाहता है तो एक्स की उसे बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, अगर वो एक्स की ज़्यादा लेना चाहता है तो वाई की उसे छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली इस ग्राफ में बताया गया। अब ग्राफ को वैसे ड्रा करके बताया जाए तो वो ज़्यादा इजी वे में अंडरस्टैंड हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली अब फिर मतलब वीडियो में तो इतना ही समझाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है इंडिफरेंस मैप। अब ये सारी मतलब डिस्कशन इंडिफरेंस कर्व की चल रही है। इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि जिसमें ज़्यादा सारी इंडिफरेंस कर्व होती हैं। अब इंडिफरेंस कर्व ऊपर देखें, इंडिफरेंस कर्व के साथ ही जो हमने एप्पल ऑरेंज का ग्राफ देखा है एक इंडिफरेंस कर्व बनी हुई है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व मैप में 3 इंडिफरेंस कर्व बनी हुई है। तो जब एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होती है तो उसको हम इंडिफरेंस कर्व मैप कह देते हैं। ठीक है, मतलब पहले 1 बनाई है, फिर 2, फिर 3, इस तरह करके आपने चलना है। ये इंडिफरेंस मैप हो गया। उसके बाद ना इंडिफरेंस कर्व की कुछ अजम्पशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अजम्पशन। ठीक है, क्योंकि इसी की बेस पे सारा ये टॉपिक डिस्कस होता है। अब अजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर इज़ रैशनल। कंज्यूमर रैशनल किस तरह होगा कि कंज्यूमर को सारा पता होना चाहिए, कंज्यूमर अक्लमंद होना चाहिए। ठीक है, उसे पता हो कि जहाँ पे वो खर्च कर रहा है बेसिकली वो ठीक अपनी तरफ से कर रहा है। ठीक है, अगर उसने कोई पानी का गिलास भी परचेज़ किया है तो उससे उसकी प्यास कम हो रही है तो इतना मतलब उसे रैशनल होना चाहिए कि वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर सके। ठीक है, तो ये कंज्यूमर रैशनल है, उसे मार्केट का सारा पता होना चाहिए, प्राइस क्या चल रही है, क्वालिटी क्या चल रही है, व्हाटएवर एवरीथिंग। उसके बाद है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, कि यूटिलिटी को हम नंबर्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। Diminishing marginal rate of substitution is the rate at which a consumer is ready to give one good is exchanged for another good while maintaining the same level of utility। कि बेसिकली जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है ना, ये भी इसकी एक एग्जम्पशन है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती क्या है, ये एक तो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है। ठीक है, स्लोप किसको हम कहते हैं, चेंजिंग को। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व जहाँ पर चेंज हो रही होती है वहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है। ठीक है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का बता दिया उन्होंने कि जब हम एक मतलब फॉर एग्जाम्पल वाई की एक्स्ट्रा कमोडिटी लेने के लिए एक्स की जितनी कमोडिटी सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं, जबकि हमें यूटिलिटी इक्वल मिल रही होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 2 कमोडिटीज़ हैं एप्पल एंड ऑरेंज। एप्पल भी 5 है, ऑरेंज भी 5 है। ठीक है, आप कहते हो कि मैंने ऑरेंज 5 लेने हैं और एप्पल मैं चलो 2 ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर अगर आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की सेंस में बात करें तो आप क्या कहते हो कि अब मुझे भूल गया कि मैंने एप्पल कहा था या ऑरेंज कहा था। सो एनीवे, ठीक है, मतलब अगर आप ऑरेंज के कुछ प्रोडक्ट्स छोड़ देते हो, ठीक है, ऑरेंज 4 ले लेते हो और एप्पल 3 ले लेते हो। ठीक है, तो इस तरह करके आपने ऑरेंज की कुछ अमाउंट छोड़ दी और एप्पल की ज़्यादा कर दी, तो मतलब इस तरह आप सेटिस्फेक्शन इक्वल रखते हुए जो भी ये चेंजिंग करते हो इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर बिहेवियर इज़ कंसिस्टेंट। के कंज्यूमर का बिहेवियर कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर उसने कह दिया है कि मैं बेसिकली मतलब अगर वाई और एक्स है, ठीक है, अगर वो कहता है कि मैं वाई परचेज़ करूँगा, एक्स नहीं परचेज़ करूँगा, तो उसको इस पर कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है बाद में जाके वो फिर अपना डिसीजन चेंज करे, तो उसको एक ही डिसीजन लेना है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे दिया, इफ़ कंज्यूमर प्रेफर ए टू बी एट वन टाइम देन एट अनदर टाइम ही विल नॉट प्रेफर बी टू ए। कि मतलब अगर उसने कह दिया कि मैं ए ही परचेज़ करूँगा, बी नहीं करूँगा, तो फिर वो ऐसा नहीं करे कि कुछ टाइम के बाद कहे कि ठीक है अब मैं बी ले लेता हूँ, ए नहीं लेता। ठीक है, तो उसे रैशनली परफॉर्म करना है, कंसिस्टेंट रहना है। उसके बाद है ट्रांजिटिविटी। इफ़ कंज्यूमर प्रेफर ए कम्बिनेशन टू बी
एंड बी कम्बिनेशन टू सी, देन ही विल डेफिनेटली प्रेफर ए कम्बिनेशन टू सी। कि अगर एक कंज्यूमर है वो कहता है कि मैं ए को प्रेफर कर रहा हूँ बी पे और बी को प्रेफर कर रहा हूँ सी पे, ठीक है, कि मुझे ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद मुझे बी है, फिर उसके बाद मुझे सी है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो फिर ये भी कहेगा कि ए इज़ प्रेफर टू सी, ठीक है, कि मुझे सी से ज़्यादा भी ए ही प्रेफर करना है। बात सिंपल सी है, लेकिन वही बात है इन्होंने यहाँ पे खिचड़ी बनाई हुई है, ठीक है। तो ए इज़ प्रेफर टू बी, बी इज़ टू सी, सो डेफिनेटली ए इज़ सी, ठीक है, ए प्रेफर टू सी। अगर ना मतलब समझ आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। उसके बाद है कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हिज इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड इन द मार्केट। कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हिज इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट। कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कि कंज्यूमर किसी के दबाव में आके वो डिसीजन ना ले, ठीक है, बल्कि वो रैशनल होकर इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले, चाहे प्राइस का हो, चाहे इनकम का हो, या कोई भी हो। उसके बाद है शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट इंडिफरेंस कर्व में बी अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना परफेक्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, उसके बाद मतलब नेगेटिव स्लोप क्या होती है, ये अलग मतलब डिस्कशन है, ठीक है। तो उस डिस्कशन में जाएंगे तो यहाँ पर फिर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए कोशिश करें कि मतलब यहाँ पर टू द पॉइंट इसको याद कर लें तो वो बेस्ट है। उसके बाद ये है कि वो कहता है कि अगर मतलब परफेक्ट सब्सटीट्यूशन होता है ना, तो इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और जब स्ट्रेट लाइन होती है तो वो नेगेटिव स्लोप होती है, ठीक है। उसके बाद ये एक मतलब उन्होंने ग्राफ बता दिया है एप्पल और ऑरेंज का, ठीक है। पहले इंडिफरेंस कर्व हमने वो मतलब बताई थी, कन्वेक्स टू ओरिजिन थी। कन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब क्या है कि मतलब वो थोड़ी सी ये जीरो वाली साइड पे थी, ठीक है, इन सिंपल वर्डिंग में, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसे कन्वेक्स टू ओरिजिन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब उन्होंने स्ट्रेट लाइन बता दी है। स्ट्रेट लाइन बनेगी तो आपने बता देना है कि जी जब स्ट्रेट लाइन होती है वो इसी वजह से होती है जब परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता है, और जब परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता है तो इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है तो वो नेगेटिव स्लोप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व। राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व में भी यहाँ पर देख लें उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स, के जब हमारे पास परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स होती हैं तो इंडिफरेंस कर्व राइट एंगल होती है, ठीक है। अब चलें यहाँ पर थोड़ा सा मतलब बता देते हैं कि परफेक्ट सब्सटीट्यूट क्या होती है और परफेक्ट कंप्लीमेंट्री क्या होती हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होती हैं बेसिकली, या परफेक्ट सब्सटीट्यूट वो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसकी एग्जांपल लें, टमाटो की ले लें, ठीक है, और साथ योगर्ट की ले लें, ठीक है, दही और टमाटो। अगर हम समटाइम सालन में क्या करते हैं कि टमाटो की जगह दही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या फिर दही की जगह टमाटो यूज़ कर लेते हैं, तो ये सब्सटीट्यूट है एक दूसरे का। अगर एक चीज़ नहीं मिलेगी तो हम दूसरी यूज़ कर लेंगे। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप रोटी और चावल की एग्जांपल ले लें, रोटी नहीं होगी तो आप राइस भी बना लेते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है। कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के बगैर चल ना सकें, ठीक है, जैसे पेट्रोल और कार, ठीक है। अब आपने कार परचेज़ किया तो डेफिनेटली आपको पेट्रोल लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट्री हैं, इनको लाजमी एक दूसरे की ज़रूरत है। तो जब कंप्लीमेंट्री गुड्स होती हैं इंडिफरेंस कर्व राइट एंगल होती है, जब परफेक्ट सब्सटीट्यूट होती है तो इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होती है। तो उम्मीद है ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहें। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।